जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 इनकम टैक्स का जो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर शुरू किया था उसको फिनिश करने जा रहे हैं। और रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में हमने देख लिया था कि सर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करना है, फर्म का कैसे करना है, एचयूएफ का कैसे करना है, कंपनी का कैसे करना है, वो सब हम देख चुके थे। और हमने ये भी समझा था कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे ही उसका टोटल इनकम डिसाइड होगा, फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी। तो अब वो जो रिलेशन है ना रेजिडेंशियल स्टेटस का इनकम से, रेजिडेंशियल स्टेटस का इनकम से जो रिलेशन है वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, और वो आज लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो आज हम पढ़ते हैं अपने उस लास्ट टॉपिक को, ताकि हम समझें कि सर ये जो टॉपिक है या फिर ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो चेक करना क्यों इतना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है हमारा टॉपिक 3.4 पेज नंबर 23, रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखने जा रहे हैं। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन असेसी डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट काम है कि सबसे पहला काम ही आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है किसी भी पर्सन का। और पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, ये सारे आ जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब आ जाते हैं। सबका आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना सबसे पहला काम है इनकम टैक्स में। अगर कोई इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस में की कैटेगरी में फॉल कर जाता है, वो रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाता है इनकम टैक्स में, तभी आगे टैक्स की बात बनेगी। अगर वो इनकम टैक्स में रेजिडेंट ही नहीं है तो फिर उसका पूरा टैक्स अलग हो जाएगा, टैक्स के प्रोविजंस उस पर अलग एप्लीकेबल हो जाएंगे, उसकी टोटल इनकम अलग तरीके से कंप्यूट हो जाएगी। इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप अगर वहाँ गलती कर जाते हैं तो आप आगे के सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल करने में गलती कर देंगे। तो अब देख लेते हैं कि सर क्या क्या रिलेशन है। तो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम। इंडियन इनकम का मतलब क्या है? इंडियन इनकम अगर हम इन जनरली सोचें, इंडियन इनकम मतलब जो इंडिया से इनकम जनरेट हुआ है, या फिर इंडिया में पैसा मिला है, या फिर उसका सोर्स इंडिया में रहा, या फिर सोर्स कहीं भी रहा हो, इंडिया में पैसा मिल गया, क्या वो भी इंडियन इनकम कहलाएगी? या फिर इंडिया में ही काम करके पैसा कमा लिया, वो भी इंडियन इनकम होगी? समझ रहे हैं? इस टाइप की थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। फिर जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे यार यही सब चीज़ें तो यहाँ लॉ में भी लिखी गई है। लॉ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पे ही तो बनाई गई है, बस वो जनरल सेंस जो हमारा है वो अप्लाई करना है। मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम, एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एन इंडियन इनकम। वो 3 चीज़ें हैं जो इंडियन इनकम कहलाएगी। इफ़ इनकम इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट द सेम टाइम इट एक्रू और अराइजेज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर इनकम आपको रिसीव हो गई है इंडिया में, या रिसीव होने वाली है, इंडिया से एक्रू हुई है या एक्रू होने वाली है, वो इंडियन इनकम कहलाएगी। इफ़ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहीं भी एक्रू हुई हो, कहीं भी अराइज हुई हो, इंडिया में रिसीव हुई ना, तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। सर ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, काम हमने कहीं और किया, पैसा यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे इंडियन इनकम हो जाएगी? यस, हो जाएगी। थर्ड, इफ़ इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम कहाँ मिली है? आउटसाइड इंडिया मिली है, रिसीव आउटसाइड इंडिया किया है आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट इट एक्रू और अराइजेज इन इंडिया ड्यूरिंग द बट वो एक्रू और अराइज उसका सोर्स क्या है? इंडिया है। तो ये 3 टाइप के हैं जो इंडियन इनकम कहलाएगी। ठीक है, जो इनकम रिसीव्ड हुई है, इनकम एक्रू और अराइज भी हुई है इंडिया में, वो तो इंडियन इनकम होगी ही। सेकेंड, बाहर एक्रू हुई है, बाहर अराइज हुई है, मिला आपको इंडिया में, तो वो भी इंडियन इनकम है। थर्ड, सर आउटसाइड इंडिया रिसीव किया है बट एक्रू और अराइज इंडिया से हुआ है, तो भी वो इंडियन इनकम कहलाएगी। आगे देख लेते हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम क्या है? इफ़ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन सच इनकम इज फॉरेन इनकम। अगर ये 2 कंडीशन आप फॉलो कर देते हैं तो फॉरेन इनकम आपकी कहलाएगी। इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, बट एंड करके एक और कंडीशन है, इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई है और एक्रू और अराइज भी इंडिया में नहीं हुई है। इंडिया में रिसीव हुई है इनकम और एक्रू और अराइज
आउटसाइड इंडिया हुई है तो भी वो ऊपर हमने देख लिया इंडियन इनकम हो जाएगी सर। तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है, इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई और एक्रू और अराइज भी इंडिया से नहीं हुई है, तभी वो फॉरेन इनकम कहलाएगी। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग है तो वो इंडियन इनकम बन जाएगी। आगे देखते हैं कंक्लूजन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी। सर इंडियन इनकम फॉरेन इनकम तो हमने देख लिया। अगर इंडियन इनकम की बात करें, इंडियन इनकम इज़ ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। इंडियन इनकम हमेशा ही टैक्सेबल है इंडिया में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर। आपको उससे रेजिडेंशियल स्टेटस से फिर कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडियन इनकम है तो उसका कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस रहे उसको तो टैक्स कर ही देंगे। बट फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेजिडेंट इन केस ऑफ फर्म, ऑन एन एसोसिएशन पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एवरी अदर पर्सन, और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, individual HUF in India, but foreign income is not taxable in the hands of non-resident in India। अगर कोई बंदा NR है, अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस NR है, नॉन रेजिडेंट है, तो उसको फॉरेन इनकम टैक्स नहीं देना है, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना है। इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं किया, आप उसको NR बताएंगे ही नहीं, आप उसको रेजिडेंट मान लेंगे और उसके फॉरेन इनकम पे भी फिर टैक्स कर देंगे। जब आपने रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिया और आपने पता लगा लिया कि सर ये तो नॉन रेजिडेंट है, इसने तो बेसिक कंडीशन वो 182 डेज वाली और 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी है, तो फिर तो ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। और जब नॉन रेजिडेंट कहला रहा है तो इसकी फॉरेन इनकम टैक्स नहीं होगी इंडिया में। तो कितना इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना, वो अभी आप देख चुके हैं। तो इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम कुछ देखने जा रहे हैं। फॉरेन इनकम ऐसी होती है जो रेजिडेंट को तो टैक्स होगी बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR को तो वर्ल्ड वाइड में जो भी उसने पैसा कमाया वो उसको यहाँ पे टैक्स करना पड़ेगा। लेकिन R और NOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर ऐसे लोग फॉरेन इनकम कर रहे हैं तो उनको टैक्स तभी होगा इंडिया में, टैक्सेबल ओनली इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू सिचुएशन। दो सिचुएशन फॉलो होगी, इफ़ इट इज़ बिजनेस इनकम एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। जो अगर उसकी बिजनेस इनकम हुई है, बाहर हुई है, फॉरेन इनकम हुई, इंडिया से इनकम और एक्रू राइज हुई है, अगर वो बिजनेस इनकम कहाँ से हुई है, बिजनेस इनकम होली और कंट्रोल्ड और पार्टली फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, इंडिया से किया जा रहा है। और इफ़ इट इज़ अ प्रोफेशनल इनकम एंड प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशनल इनकम है और उसका प्रोफेशन सेटअप कहाँ है, इंडिया में। तो सर अगर फॉरेन इनकम है, नॉन रेजिडेंट को हो रही है, तब तो कोई टैक्स नहीं होगा। अगर रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हो रही है तब तो पूरा इंडिया में ही टैक्स हो जाएगा। रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हो रही है, फॉरेन इनकम हो रही है, तो सर कंडीशन देखेंगे उसकी, दो कंडीशन। अगर वो उसकी बिजनेस इनकम है और बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, चाहे वो पार्टली ही क्यों ना हो, तो उसको टैक्स इंडिया में कर देंगे। और अगर उसका प्रोफेशनल इनकम है तो प्रोफेशनल सेटअप अगर इंडिया में, तो उसको इंडिया में टैक्स कर देंगे। इसलिए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हर कोई इनकम टैक्स में चाहेगा कि वो नॉन रेजिडेंट बन जाए ताकि फॉरेन इनकम पे टैक्स ना देना पड़े। अगर वो नॉन रेजिडेंट नहीं बन रहा है तो वो चाहेगा कि वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाए, ताकि जो फॉरेन इनकम होगी उसमें वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि सर वो बिजनेस इनकम है तो बिजनेस उसका इंडिया में कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है या नहीं। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो फॉरेन इनकम नहीं होगी टैक्स, रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बच जाएगा, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंदा रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो वो दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर देता है बेसिक कंडीशन के बाद कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए, पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा है वो इंडिया में, अगर वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है भैया, उसके केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसने कहीं भी पैसा कमाया हो उसको इंडिया में टैक्स कर देंगे। तो ये दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 3 रेजिडेंशियल स्टेटस में समझा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उसकी टैक्स से क्या उसका रिलेशनशिप है। मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में और समझाने में, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बिल्कुल मत सोचिएगा, मैं ज़रूर आपके क्वेरी का जवाब दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये हम समरी तो कुछ भी कोई ख़ास है नहीं, ये हमने चैप्टर फिनिश किया है। देख लेते हैं इसमें क्या है, कोई क्वेश्चंस। सर इसमें भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। मैं क्लासरूम में ही करवाने की कोशिश करूँगा और अदरवाइज़ फिर
होमवर्क दे दूंगा मैं आपको, और कुछ करने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, और फिर ये थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं। When is a company to be treated as नॉन रेजिडेंट इन इंडिया? कब कोई कंपनी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया होगी? जब उसका होली पूरे तरीके से कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होगा। ये सब इसकी थ्योरी है। आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो वहीं से मिल जाएगी। हाउ विल यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल, HUF का कैसे डिटरमाइन करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें हमने पढ़ा था करता की पूरी फैमिली का लोकेशन देखा जाता है, रेजिडेंशियल स्टेटस उनका देखा जाता है और उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिक्लेयर करने के लिए। तो ये सब हमने उसमें देखा था। फिर व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कब एक इंडिविजुअल कहा जाएगा? तो वो सर उसको बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी 182 डेज और उससे ज़्यादा वाली, या फिर 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन। ये अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी उसने तो रेजिडेंट तो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ उसको 2 एडिशनल और कंडीशन फुलफिल करनी है। पिछले 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट रहा हो और एंड वाला है ये, एंड पिछले 7 सालों में 730 दिन से उससे ज़्यादा रहा हो, तो फिर वैसे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो ये सब तो देख लेंगे। सवाल ये उठता है कि सर प्रैक्टिकल के क्या करें, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें है टोटल नंबर 8 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल के। तो एक काम करते हैं, हम 1-2 प्रैक्टिकल बना लेते हैं यहाँ पे, और आप बोलेंगे तो फिर सारे प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। और कुछ प्रैक्टिकल में होमवर्क भी दे दूंगा, आप करने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर कोई क्वेरी रहती है तो उसको भी ख़त्म कर लेंगे। तो सर प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स ए फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मिस्टर एक्स क्या है? फॉरेनर है, इंडियन ओरिजिन का है ही नहीं। केम टू इंडिया, इंडिया आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16/10/2019, 16 अक्टूबर 2019 को आया फॉर अ विजिट ऑफ 190 डेज। ही फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर, और वो कुछ चीज़ें आपको बता रहा है। 2021 असेसमेंट ईयर की बातें कर रहा है, इसका मतलब ये 19-20 इसका प्रीवियस ईयर है। सर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2.5 लाख, लेकिन रिसीव कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया। लेकिन अब याद करो दोस्तों, उसको इंडिया के बाहर तो रिसीव हुआ है, लेकिन हुआ कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम एक्रू और अराइज कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। तो सर इसको तो फिर टैक्स करना पड़ेगा। यस, रॉयल्टी रिसिप्ट फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से इसको रॉयल्टी इनकम हुई है, आउटसाइड इंडिया में ली है। पेड फॉर नो हाउ यूज्ड बाय पेइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बट जो पे कर रहा है, मतलब रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया से पे हुआ, लेकिन उसका जो नो हाउ यूज हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। 2 टाइप की इनकम होगी सर ये तो। सी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया। इनकम कहाँ है? एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ से हो रही है? भूटान से हो रही है। तो हमने पढ़ा था सर एग्रीकल्चरल इनकम तभी एग्जम्प्ट होगी जब वो लैंड सिचुएटेड इन इंडिया हो, बट ये तो भूटान में है, तो इसको तो टैक्स करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं। मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये जो 2021 के लिए मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सर कंडीशन फुलफिल नहीं करी। ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। पहला, 180 दिन रहा ही नहीं वो, क्योंकि 167 डेज रहा है। पूरे दिन कैलकुलेट कर लो जिस दिन वो इंडिया में आया है। कब आया है? 16 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कैलकुलेट कर लो। नवंबर के 16 दिन, नवंबर में ही है ना ये, अक्टूबर के 16 दिन, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च 31, इन सबको ऐड कर दो तो 167 डेज हो रहे हैं। सर ये तो 182 दिन से नीचे आ गया, तो पहली कैटेगरी में तो ये फॉल करता नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, क्या ये 60 दिन से ज़्यादा रहा है? यस सर, 167 डेज है तो 60 दिन से तो ज़्यादा हो ही गया। लेकिन अब पिछले 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में देखो, 19-20 के पीछे, मतलब 19-20 से पीछे 18-19, 17-18 और 16-17 और 15-16, इन 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा है। सर ये तो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका मतलब ये तो बेसिक कंडीशन ही इसकी फुलफिल नहीं हुई। रेजिडेंट तो ये रहा ही नहीं, रेजिडेंट बना नहीं, तो ये एनआर हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। और नॉन रेजिडेंट के केस में हमने क्या देखा था?
नॉन रेजिडेंट की अगर फॉरेन की इनकम है और फॉरेन में ही एक्रू और अराइज हुई तो उसको टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो फॉरेन में रिसीव कर रहा है, विदेश में रिसीव कर रहा है, लेकिन अगर उसका सोर्स इंडिया से है तो उसको टैक्स कर देंगे। दो कंडीशन फुलफिल करनी है, फॉरेन में ही रिसीव कर रहा है और फॉरेन से ही एक्रू और अराइज, उसका सोर्स भी फॉरेन में, तो फिर कोई टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन इसमें हमने पहला इनकम देखा सर, वो तो इंडियन इनकम बन गई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो गया, तो इंडियन इनकम तो उसकी कंप्यूटेशन में आ जाएगी। सर रॉयल्टी भी उसको जो मिल रही है उसका जो यूज हो रहा है ना वो इंडिया में हो रहा है, यूज हो रहा है कहाँ हो रहा है, इंडिया में, तो इंडिया से अराइज हो रहा है सर, वो भी उसकी इंडियन इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपए। और फॉरेन इनकम एग्रीकल्चर, अब रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के बाद पता चला कि सर ये तो नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया। तो जब ये नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया तो एग्रीकल्चरल इनकम एक्रू भी कहाँ हुई है, बाहर हुई है, और रिसीव भी कहाँ हुई है, बाहर हुई है। अगर ये रिसीव हो जाती ना इंडिया में तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती, क्योंकि एग्रीकल्चरल की बेसिक कंडीशन है लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे लैंड तो सिचुएटेड इंडिया में है नहीं, बाहर में टैक्स कर देंगे। लेकिन सर इसको मिल भी तो बाहर रही है, लैंड भी इंडिया की नहीं है, पैसा भी इंडिया में उसको नहीं मिल रहा है, तो फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। तो नो एनआर को फॉरेन इनकम टैक्सेबल रहेगी नहीं। तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, 3,50,000। दोस्तों इनकम टैक्स की खासियत ही यही है कि आपको अगर लॉ पता है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है, तो आप सवाल तो ऐसे ही कर देंगे। कोई भी ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं सवाल को सॉल्व करना। सवाल दिखने में जरूर बड़े बड़े रहेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा, अच्छी तरीके से केस लॉ है उसको समझ सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, from the following information compute gross total income of Mr. Y for the assessment year 2021 assuming Mr. Y is, अब दो केस दे दिए, मिस्टर वाई अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो बता दो, ठीक है ना, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो बता दो। वो बेसिकली जो इंसिडेंस है ना टैक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस से जो रिलेशनशिप है वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। और आपको अगर अच्छे से लॉ पता है तो आप बता देंगे कि यार नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ये इसकी इनकम टैक्स हो जाएगी और नॉन रेजिडेंट के केस में ये हो जाएगी। देख लेते हैं। पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, सर्विस रेंडर किया है इंडिया में लेकिन इंग्लैंड का रिसीव कहाँ किया है, इंग्लैंड में, तो सर ये तो इंडियन इनकम हो जाएगी क्योंकि इंडिया से रिसीव कर रहा है। सेकंड देख लेते हैं, रेम्यूनरेशन फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज इन कनाडा बट हाफ ऑफ दैट रिसीव्ड इन मुंबई, सर 2 लाख तो उसको रेम्यूनरेशन मिला है, कनाडा में काम किया उसने, लेकिन मिल रहा है किसको, इंडिया में मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, लेकिन वो भी आधा ही मिल रहा है। 2 लाख का आधा 1 लाख होता है, तो सर 1 लाख ही मानेंगे उसकी फिर इंडिया में इनकम। थर्ड देख लेते हैं, लॉस इनकर्ड इन टेक्सटाइल बिजनेस कैरीड ऑन इन बांग्लादेश बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब बांग्लादेश में जो बिज़नेस चल रहा है उसका आपको लॉस हुआ है और उस लॉस और वो जो बिज़नेस है कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो जो ROR है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके बाहर के इनकम को तभी टैक्स करते हैं जब उसका बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो, इंडिया से हो। तो सर जब ऐसे इनकम को टैक्स कर देते हैं तो लॉस का भी उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और लास्ट है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय जेड ए नॉन रेजिडेंट, द पेबल रिलेट्स टू बिजनेस कैरिड इन इंडिया। जब पेबल जो है फीस जो उसको मिल रही है 3 लाख रुपए, जब उसका बिजनेस इंडिया में चल रहा है, इंडिया से फिर एक्रू और अराइज हो गई ना, तो उसको इनकम मान लेंगे। तो देख लेते हैं सर, इंडियन इनकम, पहली इनकम इंडियन इनकम डिक्लेयर हो गई, वो तो फिर दोनों के केस में टैक्स हो जाएगा। दूसरा भी इंडियन इनकम डिक्लेयर हो गई क्योंकि जो रेम्यूनरेशन है सर्विसेज एक्रू हुई है और रिसीव हुई है आउटसाइड इंडिया। मनी जो रिसीव हुई है इंडिया में वो इंडियन इनकम होगी, और जो बाकी 1-1 लाख है वो टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि वो फॉरेन इनकम हो जाएगी। तो वो 1 लाख यहाँ हो जाएगी। फॉरेन इनकम के केस में इसको लॉस इसलिए बेनिफिट मिल जाएगा रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, क्योंकि हम इसके इनकम को टैक्स कर देते, इसको तो टैक्स ही नहीं करते, इसीलिए इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉस का। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इंडियन इनकम डिक्लेयर हो गई है तो 3-3 लाख दोनों को टैक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगी इसकी टोटल इनकम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल भी देख लिए, थ्योरी भी देख लिए। अब आपके लिए होमवर्क है, ये जो 3-4 क्वेश्चन बच गए हैं, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये वाला प्रॉब्लम मेरे से नहीं हुआ है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से उसको भी सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर्स के साथ, और हमारा जो नया चैप्टर होगा वो देख लेते हैं। नया चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 4, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों
वो रहने वाला है लेसन नंबर 4 इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और इसको भी अच्छे से समझेंगे, इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे लॉ प्रोविज़न हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।